अब आज के इस वीडियो से हम एक नए अध्याय शांको अर्थात शंकु परिच्छेद का प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ विद्यार्थी किसी लंब वृत्तीय द्विशंकु को किसी समतल द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर जिन आकृतियों का निर्माण होता है उन आकृतियों की गणना से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। यहाँ पर 4 लंबवृत्तीय द्विशंकु दर्शाए गए हैं। द्विशंकु का तात्पर्य जब हम 2 शंकुओं के शीर्ष आपस में जोड़ देते हैं और उनके समतल एक दूसरे के समांतर हों तब इसे हम लंबवृत्तीय द्विशंकु बोल देते हैं। ध्यान रहे, हालांकि हम शंकुओं के शीर्ष अगर जोड़ें तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि इनके ये जो शीर्ष वाला तल है जो वृत्ताकार है और आधार वाले तल जो वृत्ताकार है की रेखाएं समांतर न भी हों तब भी इनके शीर्ष जोड़े जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखा गया है कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, अर्थात ये कोण शीर्ष कोण जो आधार के साथ बनता है ये लंब है और इसका शीर्ष अर्ध कोण थीटा कहलाता है। अब यदि हम इस द्विशंकु को एक ऐसी समतल रेखा द्वारा इसको हम प्रतिच्छेदित कर दें, ये हमने इसको समतल रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित किया है। अब किस समतल द्वारा किया है? एक देखिए, हम समतल बनाने जा रहे हैं। समतल का तात्पर्य होता है कि यदि हम एक ऐसा, ये हम देखिए एक समतल बना दिए हैं, ये हमने देखिए इस समतल द्वारा इसको काट दिया है। तो जब हम इस समतल द्वारा इसको काट देंगे तो यहाँ पर एक ऐसी रचना हमें देखने को मिलेगी। जब ये शंकु कट कर तैयार हो जाएगा तो ये रचना जो हमें मिलेगी वो वृत्त के आकार की मिलेगी। इस प्रकार जब हमने देखा है कि ये रेखा जो इस समतल के समांतर है यह इस शीर्ष रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, तब यहाँ पर जैसा हमारा इसका द्विशंकु का आधार वृत्ताकार है ठीक इसी प्रकार यहाँ पर जो परिच्छेद कट के मिलता है वो हमें मिलेगा क्या? वृत्त मिलता है। अब इस समतल वाली रेखा को यदि हम थोड़ा सा झुका दें, अर्थात यह कोण 90 से थोड़ा कम कर दें लेकिन इस थीटा से बड़ा रखें, तो हमने क्या किया है, इस समतल को देखिए थोड़ा सा झुका दिया है। अब हमने इस समतल द्वारा इसको काट लिया है तो इस समतल की समांतर ये रेखा देखिए इस प्रकार हो जाती है। तो इस प्रकार अब जो आकृति बनेगी ये कुछ इस प्रकार, इसका कटान क्षेत्र जो दिखाई पड़ेगा वो थोड़ा इस प्रकार हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। यह आकृति जब हम इसका फेस सामने से देखेंगे तो यहाँ पे हुआ क्या है कि इस समतल के समांतर ये रेखा हो गई और ये कोण जो हो गया है, ये कोण हमारे पास है थीटा और ये जो कोण है ये 90 से छोटा है और क्या है, इस थीटा से बड़ा है। इसका नाम अल्फा रख दिया जाता है। यहाँ पर अल्फा बराबर 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हमारी जो रचना बनती है तो यहाँ पहली स्थिति में तो पूरा पूरा वृत्त बन जाता है। इसको यदि हम सामने से देखेंगे तो हमको ये इस प्रकार का कटा हुआ वृत्त दिखाई पड़ेगा। इसमें हमारा जो आकृति मिलेगी वो इस प्रकार कुछ अंडे जैसी आकृति हमको मिलेगी। इस आकृति को हम दीर्घ वृत्त कहते हैं। इस स्थिति में जो इसका परिच्छेद तैयार होगा वो दीर्घ वृत्त तैयार होगा। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम थोड़ा सा और इस समतल को झुकाते हैं और इतना इसको झुकाते हैं कि यहाँ पर इस बिंदु से इसकी जो रेखा है समतल वाली रेखा वो इसके समांतर हो जाए, यहाँ पर इसके समांतर हो जाए, अर्थात ये कोण थीटा है
और ये कोण अल्फा है, तो थीटा बराबर अल्फा हो जाए, तो यहाँ पर जो हमारा समतल इसको काटेगा वो कुछ इस प्रकार ये समतल काटेगा इसको। यहाँ पर जो हमारे पास आकृति तैयार होगी वो कुछ इस प्रकार की आकृति तैयार होगी, इस प्रकार की ऐसी आकृति तैयार होगी। तो ऐसी आकृति को हम परवलय बोल देते हैं। इस आकृति का नाम रखा दिया जाता है परवलय। यहाँ पर इसका ये अक्ष हो जाता है परवलय का, और बाकी आगे जब आप परवलय पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन कराया जाएगा। अब इसके बाद एक स्थिति ऐसी बनती है कि जब कोई समतल अगर उस परिच्छेद को काट रहा है, तो ये देखिए हम कुछ इस प्रकार इसका मुख्य अक्ष बना रहे हैं समतल का। तो अब ये समतल हमारा जो है इस प्रकार इसको काटेगा, इस प्रकार जब इसको काटेगा तो ये समतल इस जब परिच्छेद को काटता है तो देखिए इस बिंदु से यहाँ पे कटेगा, यहाँ से, तो यहाँ पर इसकी आकृति कुछ इस प्रकार तैयार होगी, इस प्रकार, और यहाँ पर इसकी आकृति कुछ इस प्रकार तैयार होगी। ऐसे इसका कटान बनेगा। तो इसको अगर हम अपनी जमीन पर देखेंगे तो एक तरफ ऐसी आकृति बनेगी, दूसरी तरफ ऐसी आकृति बनेगी, और ये इसका मुख्य अक्ष बनेगा। तो यह आकृति अतिपरवलय कहलाती है, अतिपरवलय। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास यदि हम किसी समतल के द्वारा किसी लंब द्विशंकु का परिच्छेद काटें तो वहाँ पर हमें कुल आकृतियाँ जो प्राप्त होती हैं वो नंबर 1 वृत्त, नंबर 2 दीर्घवृत्त, नंबर 3 परवलय और नंबर 4 अतिपरवलय निर्मित होते हैं। चारों स्थितियों में हमने किया क्या है, पहला कोण जो रखा है वो 90 डिग्री अर्थात आधार के समांतर रखा है, फिर थोड़ा सा कम किया तो दीर्घवृत्त बन गया, और जब इसके अर्धशीर्ष कोण के बराबर हो गया तो परवलय बन गया। जब उससे भी इसका कोण छोटा हो गया, ये कोण जो अल्फा हो गया, यहाँ पर क्या है, अल्फा जो है थीटा से भी छोटा है ना, तो अल्फा इज लेस देन थीटा हम कह सकते हैं, अल्फा इज लेस देन थीटा, तो यहाँ पर अतिपरवलय निर्मित हो जाता है। अब आगे देखते हैं, चूंकि किसी सांख्यों का समीकरण जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 होता है। तो सांख्य चूंकि एक वक्राकार आकृति होती है, यहाँ पर एक सीधी सरल रेखा नहीं बनती, एक वक्र का निर्माण होता है, और यह वक्र इन 4 स्वरूपों में हो सकता है, चाहे वो वृत्त का हो वक्र बने, चाहे दीर्घवृत्त का बने, चाहे परवलय का बने या अति परवलय का बने। इन चारों आकृतियों का संयुक्त रूप अर्थात जिसे हम सांख्य कहते हैं, इस शंख द्वारा कटी आकृतियों को संयुक्त रूप में सांख्य कहते हैं, का समीकरण ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 होता है। तो जब यह नाम संयुक्त है इसका, तो वही सांख्य वृत्त बन जाता है। कब, ये सीखना जरूरी है। यही वृत्त का, ये जो सांख्यों का समीकरण है, यही समीकरण वृत्त का समीकरण बनेगा जब a बराबर b आ जाए तथा h बराबर 0 हो, तो यहाँ पर यह वृत्त बन जाएगा। जब a और b बराबर हो अर्थात x² और y² के गुणांक आपस में बराबर हो और h की वैल्यू 0 हो अर्थात x y वाला
पद ही न हो, दिए गए समीकरण में एक्स वाई वाला कोई पद न हो, जब ये h 0 होगा तो ये पद गायब हो जाएगा। यहाँ जैसे लिख दिया गया 4x² प्लस 4y², तो a बराबर b हो जाएगा। तो ऐसी दशा में दिया गया सांको वृत्त बन जाएगा। दूसरी स्थिति आती है, दूसरी स्थिति में यदि h² बराबर ab हो जाए, यहाँ h और a और b में यदि हमारा एक रिलेशन आ जाए h² बराबर ab, तो फिर यह सांको या यह समीकरण एक परवलय बन जाएगा। ये आकृति एक परवलय बन जाएगी। तीसरी स्थिति, यदि h² इज लेस देन ab, तो यहाँ पर यह आकृति दीर्घवृत्त बन जाएगी। चौथी स्थिति, यदि h² इज ग्रेटर देन ab, तो फिर यहाँ पर यह एक अति परवलय बन जाएगा। तो चारों स्थितियों में हमने देखा भाई यहाँ तो क्या है, h बराबर 0 है, तो h² क्या होगा, 0 होगा। अगर h 0 हो और a और b आपस में बराबर हो तो वृत्त बनेगा। h² की वैल्यू ab के गुणनफल के बराबर हो तो परवलय बन जाएगा। अगर ab का गुणनफल h² से बड़ा हो या h² ab से छोटा हो तो दीर्घवृत्त बनेगा। h² ab से अगर बड़ा आ रहा है a और b के गुणनफल से तो अति परवलय बन जाएगा। अर्थात किसी भी सांको के व्यापक समीकरण को देखकर उसके गुणांकों के सहायता से हम ये पता लगाकर बता सकते हैं कि दिया गया समीकरण वृत्त का समीकरण है कि परवलय का समीकरण है, दीर्घवृत्त का समीकरण है अथवा अति परवलय का समीकरण है। तो अब सांको की प्रथम स्थिति अर्थात वृत्त पर चर्चा करते हैं। तो वृत्त के बारे में हमने पीछे भी कक्षाओं में पढ़ रखा है, लेकिन आज हम जिस वृत्त का अध्ययन करने जा रहे हैं यह वृत्त निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत निर्मित होने वाला वृत्त है। पीछे हमने वृत्त और वृत्त संबंधी अनेक प्रमेयों का विद्यार्थियों को अध्ययन कराया है, लेकिन यहाँ पर जिस वृत्त का अध्ययन करना है वो किसी समतल पर निर्मित है और ये हमने एक वृत्त की आकृति बनाई है। तो पहले तो समझते हैं कि वृत्त की परिभाषा क्या होती है। तो इसकी परिभाषा, वृत्त क्या है, एक निश्चित या स्थिर बिंदु जिसे हम केंद्र कहते हैं से निश्चित दूरी जिसे हम त्रिज्या r कहते हैं। फिर से देखिए, एक निश्चित या स्थिर बिंदु O से निश्चित दूरी r पर स्थित किसी बिंदु P का बिंदु पथ, अगर इस केंद्र O को हम फिक्स रखें और इस त्रिज्या रूपी रस्सी से बिंदु P को बांध दें, अब P को हम भ्रमण कराएं, दूरी बरकरार रहनी चाहिए जो r दूरी दी गई है, तो हमें एक बिंदु पथ प्राप्त होगा, यानी बिंदुओं से बना एक रास्ता प्राप्त होगा। वह पथ ही वृत्ताकार पथ होगा अर्थात वृत्त होगा। तो इसकी परिभाषा क्या कहेंगे हम, एक निश्चित या स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। तो इसका मतलब अब इस वृत्त में हमें क्या क्या जानना जरूरी है, हमें केंद्र पता होना चाहिए और इसकी त्रिज्या पता होनी चाहिए, या केंद्र से परिधि पर स्थित बिंदु की दूरी पता होनी चाहिए।
तो यहाँ पर एक हमने वृत्त का मानक समीकरण दे रखा है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो आर के बारे में तो हम जानते हैं कि यहाँ आर क्या है, त्रिज्या है। अभी x और y ये तो निर्देशांक वाले भुज और कोटि दर्शाते हैं। किसी निर्देशांक तल पर यदि हम किसी रेखा को या वक्र को निरूपित करते हैं तो उन्हें हम x और y के टर्म में ही निरूपित करते हैं। अब आती है बात h और k क्या है। तो ये h तथा k इस वृत्त के केंद्र के निर्देशांक हैं। तो यदि कोई वृत्त जो किसी समतल में बना हुआ है के केंद्र के निर्देशांक h, k हैं तथा उसकी त्रिज्या r है, तो ऐसे वृत्त का समीकरण x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, वृत्त का केंद्र तुम्हारा क्या है, h, k तथा त्रिज्या क्या है, r। एक और स्थिति बन सकती है कि यदि हमने एक चतुर्थांश बनाया और यहाँ पर एक वृत्त हमने ऐसा बनाया, ये जिसका केंद्र मूल बिंदु है, तो क्या कहेंगे, यदि वृत्त का केंद्र मूल बिंदु हो तो मूल बिंदु क्या कहलाता है, 0, 0। अर्थात एच के क्या बन गए, 0, 0 हो गए। तो h बराबर 0 हो जाएगा, k बराबर 0 हो जाएगा और त्रिज्या क्या होगी, चाहे हम x अक्ष के अनुगत दूरी ले लें चाहे y अक्ष के अनुगत दूरी ले लें, कोई भी दूरी ले लें। अगर हम निगेटिव x अक्ष की दूरी लेंगे, ये दूरी निगेटिव होगी, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, 0 यहाँ पे हो जाएगा तो x माइनस 0 माने x, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ठीक है ना। अतः ये क्या बन गया, वृत्त का समीकरण। तो इस प्रकार यह एक हमें नया वृत्त का समीकरण मिल जाता है, लेकिन इसकी विशेष दशा है। वह विशेष दशा क्या है, यदि वृत्त का केंद्र मूल बिंदु है। यह जो हमें समीकरण दिया गया है मानक समीकरण, ये किस दशा पर है, जब उसका केंद्र h, k हो, अर्थात किसी भी चतुर्थांश में समतल पर कहीं भी स्थित हो। अब बात करते हैं व्यापक समीकरण। तो यहाँ पर इसका नाम व्यापक नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका संबंध सांकों से रखा गया है। अभी हमने इससे पहले सांकों का समीकरण पढ़ा था, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2 प्लस c बराबर 0। तो उस सांकों का एक गुण हमने बताया था कि जहां a बराबर b हो, h बराबर 0 हो, तो देखिए इस समीकरण से h वाली टर्म गायब हो गई। a बराबर b था इसलिए उस a का भाग लगा दिया गया पूरे समीकरण में। तो अब जो समीकरण तैयार होता है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 के रूप में तैयार होता है। यहाँ पर जो वृत्त का केंद्र होता है वह -g, -f होता है तथा c जो होता है, अभी c यहाँ त्रिज्या नहीं है, इस धोखे में मत रहिएगा कि c त्रिज्या है, यह अचर गुणांक है। और यदि हमको त्रिज्या निकालनी है तो जो त्रिज्या होती है वो r बराबर √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c होती है। तो इसलिए हमें ध्यान क्या रखना है कि c को हम त्रिज्या कदापि न समझें। c एक अचर गुणांक है और त्रिज्या r बराबर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c है। तो अर्थात किसी भी वृत्त के व्यापक समीकरण से हम क्या कर सकते हैं, त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं और उसका केंद्र भी निकाल सकते हैं।
अथवा इसका विपरीत क्रिया भी हो सकती है। यदि हमको केंद्र और त्रिज्या पता है तो उसकी सहायता से हम सी निकाल लेंगे। जीएफ हमको पता है तो जीएफ की वैल्यू यहाँ रखेंगे, त्रिज्या पता है तो आर भी रखेंगे तो सी की वैल्यू निकल आएगी। तो वही सी अचर गुणांक में प्रयोग कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार हम वृत्त का व्यापक समीकरण भी ज्ञात कर सकते हैं। अगली स्थिति आती है, यदि किसी वृत्त में व्यास के सिरों के निर्देशांक दे दिए जाएं। कोई वृत्त दे दिया गया है और ये इसका केंद्र है। हम जानते हैं कि कोई रेखा जो केंद्र से गुजर जाए, वृत्त के दो समान भाग कर दे, तो वह रेखा वृत्त का व्यास कहलाती है। यहाँ पर ए के निर्देशांक x1 y1 और बी के निर्देशांक x2 y2। तब ऐसी दशा में क्या होगा, वृत्त का जो व्यापक समीकरण होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, x माइनस x1 ऑफ x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 ऑफ y माइनस y2 बराबर 0। यहाँ पर अगर हमें केंद्र की आवश्यकता है तो केंद्र क्या होगा, इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु, अर्थात x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2। त्रिज्या क्या होगी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बटे 2। बीच की दूरी व्यास बन जाएगी और आधा कर देंगे तो त्रिज्या मालूम हो जाएगी। तो इस प्रकार अगर व्यास के सिरे हमको दिए जाएं तो हम उनसे केंद्र और त्रिज्या भी निकाल सकते हैं और उसका मान अपने मानक समीकरण में रख करके वृत्त का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। किंतु हमारे पास एक दूसरा सूत्र भी है जिसका प्रयोग करके हम सीधे सीधे इसका प्रयोग करके वृत्त का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि कुछ अभ्यास प्रश्न विद्यार्थियों को दिए गए हैं। इन अभ्यास प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, वृत्त 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 16 बराबर 0 के केंद्र के निर्देशांक तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है, चूंकि वृत्त का समीकरण दिया गया है 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8y माइनस 16 बराबर 0। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात क्या है कि x स्क्वायर और y स्क्वायर के गुणांक 5-5 है, a बराबर b है। लेकिन अभी जो हमने व्यापक समीकरण पढ़ा था वहां से a और b नदारद थे, गायब थे, तो इनको भी गायब करना है, अर्थात 5 का भाग लगा देना है। इसलिए क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4/5x माइनस 8/5y माइनस 16/5 बराबर 0। अब यह व्यापक समीकरण के रूप में आ गया है। अतः इस समीकरण की वृत्त के व्यापक समीकरण, कौन सा व्यापक समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, तो देखिए भाई 2gx ये 4/5y 4/5x, तो यहाँ x और x टैली कर रहा है। जब हम तुलना करते हैं तो तुलना हमेशा भिन्नताओं की जाती है, समानताओं की तुलना नहीं की जाती। तो देखिए प्लस प्लस मिल रहा है, तो जो चीज समान मिल रही है उसकी तुलना नहीं, जो भिन्नता है, जैसे यहाँ 2g है, यहाँ 4/5, तो 2g बराबर 4/5, तो g बराबर 4/10, कॉमा इसी प्रकार y वाले गुणांकों में देखते हैं 2f बराबर माइनस 8/5। भाई प्लस चिन्ह यहाँ पे हम लिखेंगे, हमने कहा जो भिन्नता हो, देखो प्लस माइनस में भिन्नता, 2f 8/5 में भिन्नता, y में समानता, तो इसलिए हम प्लस का चिन्ह यहाँ लगा दिए हैं
प्लस का चिन्ह कभी भी एक या सिंगल पद में लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पे f बराबर क्या आ जाएगा, -8/10। तो इसको काट के सरल कर सकते हैं, चाहो तो 2 का भाग यहीं पे लगा दो तो 4/5 आ गया। तथा c बराबर क्या है, -16/5। तो अतः वृत्त का केंद्र क्या होता है, -g, -f। ध्यान रखना है चिन्ह का। तो बराबर क्या हो जाएगा, ये 4/10 था, तो यहाँ भी इसको काट के सरल कर लिया जाए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो -2/5 -4/5। लेकिन यहाँ पर माइनस सूत्र में है और यहाँ माइनस f की वैल्यू भी में है, तो दोनों मिलकर के प्लस बन जाएंगे। तो इस प्रकार -2/5 4/5 ये निकल आया, -g और -f। इसके साथ ही हमको क्या चाहिए, केंद्र के निर्देशांक तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या भी हमको चाहिए, तो क्या लिखेंगे, अतः वृत्त की त्रिज्या r बराबर √g² + f² माइनस, तो बराबर √g²। अब देखिए यहाँ जो वैल्यू दी गई है केंद्र में, ये -g और -f है। अगर यहाँ से वैल्यू आप उठाते हैं तो दी गई वैल्यू का निगेटिव उठाएंगे, और या तो फिर g और f यहाँ तुलना करके जो उठाए थे यहाँ से आप मान रखिए। तो g हमारे पास कितना है, 2/5, तो 2/5 का स्क्वायर, प्लस f हमारे पास है -4/5 का स्क्वायर, माइनस c हमारे पास है -16/5। तो बराबर, अब इसका सरलीकरण करेंगे, √4/25 प्लस 16/25 माइनस माइनस प्लस 16/5। तो बराबर लघुत्तम ले लेंगे 25 √ तो 4 + 16 + 25, 16 पंचे 80। तो इस प्रकार ये हमारा रिजल्ट बन जाता है 16 4 20, 20 5 और 20 और 80 100, 100/25। तो बराबर √100/25, 25 चक्कू 100 कट गया, तो 4 का वर्गमूल 2 इकाई। तो ये हमारी निकल आई त्रिज्या r बराबर। तो इस प्रकार हमारे दोनों जवाब आ गए, केंद्र भी हमारा निकल आया जो ज्ञात करना था, और ये त्रिज्या भी पता हो गई। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखते हैं, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से होकर जाता है और जिसका केंद्र 2 3 है। तो प्रश्नानुसार वृत्त का केंद्र 2, 3 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, h, k बराबर 2, 3 ये बताया गया है। और क्या बताया है कि वह वृत्त मूल बिंदु से होकर जाता है। तो आप पहले वृत्त का समीकरण निकाल लेते हैं। अतः वृत्त का समीकरण, तो क्या फार्मूला होता है, x - h, h कितना 2 का होल स्क्वायर, प्लस y - k अर्थात कितना 3 का होल स्क्वायर बराबर r²। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। तो ये तो हमारा वृत्त का समीकरण आ गया, लेकिन अभी हमको r पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कहा गया है कि वृत्त मूल बिंदु से होकर जाता है। तो लिखेंगे चूंकि वृत्त मूल बिंदु से होकर जाता है। अभी पीछे हम सरल रेखा अध्याय में आपको सिखा चुके हैं कि यदि कोई रेखा किसी बिंदु से होकर जाए तो उसके भुज और कोट प्रतिस्थापित किए जाते हैं। तो अतः क्या करना होगा, x बराबर 0,
y बराबर 0, रेखा नहीं, यहाँ पे वृत्त कहा जाएगा 1 में रखने पर। तो x क्या है 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y क्या है 0 - 3 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, अर्थात 4 + 9 बराबर r स्क्वायर। तो r बराबर क्या हो जाएगा √9 4 13। तो इस प्रकार हम क्या निकाल लिए, वृत्त की त्रिज्या। तो अब क्या लिख देंगे, अतः अभीष्ट वृत्त का समीकरण। अभी r बराबर समीकरण 1 में रख देते हैं, तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो r स्क्वायर रखेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा 13। तो यही हमारा आंसर हो जाता है। अब चाहो तो इसका प्रसार करके आंसर लिख दिया जाए। तो अगर आप प्रसार करना चाहें तो देखिए क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y माइनस 13 बराबर 0। या फिर इसको सही ढंग से कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y। अभी 4 और 9 13 और ये माइनस 13, तो ये जाएंगे कट, तो बराबर हो जाएगा 0। तो ये हमारा ये उत्तर आ जाएगा, ये व्यापक स्वरूप में उत्तर आ जाता है। तो इस प्रकार ये प्रश्न हल हो जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिज्या 4 इकाई के उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र x अक्ष पर हो और जो बिंदु 2 3 से होकर जाए। तो प्रश्नानुसार वृत्त की त्रिज्या r बराबर 4 इकाई, केंद्र x अक्ष पर है, चूंकि केंद्र x अक्ष पर है अतः माना कि केंद्र के निर्देशांक, तो x अक्ष पर जब कोई बिंदु होता है तो उसकी कोट शून्य होती है। तो केंद्र होता है h कामा k, तो k उसका 0 हो गया, भुज उसका h ही हम रखेंगे। तो आप इसकी फिगर की स्थिति देख लेते हैं। ये हमने x अक्ष बनाया, ये y अक्ष बनाया और 2,3 ये बिंदु हो गया। अब 4 इकाई वाला एक वृत्त कह रहा है इस 2 3 से होकर जाता है और केंद्र उसका x अक्ष पर है। केंद्र मान लेते ये यहाँ पर है, वृत्त का केंद्र है, इसका नाम हम O रख देते हैं। और ये कोई बिंदु P वृत्त पर है जहां से वृत्त होकर जाता है। तो इसका वृत्त कुल मिला के ये A, इस प्रकार का यह वृत्त है। तो इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है 4 इकाई। केंद्र के निर्देशांक हमने मान लिए h, 0। तो लिखेंगे अतः वृत्त का समीकरण, तो क्या सूत्र होता है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k है 0 का होल स्क्वायर बराबर त्रिज्या है 4 का स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 डाल दिया। अब यह जो वृत्त है एक, यह बिंदु 2 3 से होकर जाता है। तो लिखेंगे चूंकि यह वृत्त एक बिंदु 2 3 से होकर जाता है, तो जब कोई वृत्त किसी बिंदु से होकर जाता है तो यह मान वृत्त में प्रतिस्थापित करने पर x बराबर 2 y बराबर 3 वृत्त में रखने पर, तो चलिए भाई क्या हो जाएगा, x की जगह 2 रखना है तो इसलिए 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y की जगह 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर। तो ये 4 प्लस h स्क्वायर
माइनस 4h प्लस, तो 3 का स्क्वायर 9 बराबर 16। तो इस प्रकार ये समीकरण बन जाता है h स्क्वायर माइनस 4h। अब ये क्या है, 9 4 13, 16 उधर चले जाएंगे, घट जाएंगे, तो 9 4 13 से 16 घट जाएंगे, तो माइनस के 3 बराबर 0। तो अब इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे, तो इधर आ जाते हैं h स्क्वायर 3 एकम 3, लेकिन यहाँ पर चिन्ह क्या है तुम्हारा, माइनस है। तो यहाँ माइनस चिन्ह होने के कारण 3 का गुणनखंड करें तो 3 एकम 3 1 4 तो होता है, लेकिन जोड़ने से होता है, तो इसलिए फिर यहाँ पर ये मध्यपद विभाजन नहीं लग पाएगा। तो सीधे सीधे हम श्रीधराचार्य सूत्र लगाते हैं यहाँ पे, श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। तो h बराबर माइनस b, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर अर्थात 4 स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए 1 इंटू सी माइनस 3, तो बटे 2a 2 इंटू 1, तो बराबर 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 चौको 16 और ये 4 3 12, 16 12, ये प्लस हो जाएगा 28 बटे 2। तो h बराबर 2 का भाग लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 4 अंडर रूट 7 बनेगा, 4 इंटू 7, तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर हो जाएगा, 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 7 बटे 2। तो इस प्रकार बराबर क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 7, ये वैल्यू हमारे पास निकल आई h बराबर। अब ये h का मान हम यहाँ पे रख देंगे वृत्त के समीकरण में। अतः अभीष्ट वृत्त का समीकरण, अब देखिए 2 प्लस माइनस रूट 7 आया है, तो एक बार हम 2 प्लस रूट 7 रखें और दूसरी बार माइनस रखें, तो x माइनस h का होल स्क्वायर है, देखिए ऊपर, तो x माइनस एक बार रखेंगे 2 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 है तो y स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16, या फिर दूसरा उत्तर क्या हो जाएगा, x माइनस 2 माइनस रूट 7 लिख ले का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 16। तो इस प्रकार इस प्रश्न के हमारे पास 2 उत्तर प्राप्त होंगे, तो यह हमारा रिजल्ट बन जाता है। तो अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, शेष अन्य प्रश्नों को अगले वीडियो में सिखाया जाएगा।